नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दाखिले का चक्रव्यूह। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रविवार को सुबह 10 बजे जब सीमा के मोबाइल की घंटी बजी तो उसने उसे लपक कर उठा लिया। स्क्रीन पर अपनी बचपन की सहेली नीता का नाम पढ़ा तो वह भावुक हो गई और खुद से ही बोली कि चलो, किसी को तो याद है आज का दिन। लेकिन अपनी सहेली से बातें कर उसे निराशा ही हाथ लगी। नीता ने उसे कहीं घूमने चलने का निमंत्रण भर ही दिया था। उसे भी शायद आज के दिन की विशेषता याद नहीं थी। मैं घंटे भर में तेरे पास पहुंच जाऊंगी, यह कहकर सीमा ने फोन काट दिया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। अब ना मेरी किसी को फिक्र है और ना ज़रूरत। क्या आगे सारी जिंदगी मुझे इसी तरह की उपेक्षा व अपमान का सामना करना पड़ेगा? यह सोच उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर बाद वह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली और रसोई में काम कर रही अपनी माँ को बताया, माँ, मैं नीता के पास जा रही हूँ, कब तक लौट आएगी? माँ ने पूछा। जब दिल करेगा, ऐसा रूखा सा जवाब देकर उसने अपनी नाराजगी प्रकट की। ठीक है। माँ का लापरवाही भरा जवाब सुनकर उदास हो गई। सीमा का भाई नवीन ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जरूर, पर उसके बाहर जाने के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। नवीन से छोटा भाई नीरज बरामदे में अपने बेटे के साथ खेल रहा था। कहाँ जा रही हो दीदी? उसने अपना गाल अपने बेटे के गाल से रगड़ते हुए सवाल किया। नीता के घर जा रही हूँ, सीमा ने शुष्क लहजे में जवाब दिया। मैं कार से छोड़ दूँ उसके घर तक? नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊँगी। आपको सुबह सुबह किसने गुस्सा दिला दिया है? यह मत पूछो। ऐसा तीखा जवाब देकर वह गेट की तरफ तेज चाल से बढ़ गई। कुछ देर बाद नीता के घर में प्रवेश करते ही सीमा गुस्से से फट पड़ी। अपने भैया भाभियों की मैं क्या शिकायत करूं? अब तो माँ को भी मेरे सुख दुख की कोई चिंता नहीं रही। हुआ क्या है यह तो बता, नीता ने कहा। मैं अब अपनी माँ और भैया भाभियों की नज़रों में चुभने लगी हूँ, उन्हें बोझ लगती हूँ। मैंने तो तुम्हारे घर वालों के व्यवहार में कोई बदलाव महसूस नहीं किया है। हाँ, कुछ दिनों से तू जरूर चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। रात दिन की उपेक्षा और अपमान किसी भी इंसान को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देता है। देख, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, इसीलिए फालतू का शोर मचाकर न अपना मूड खराब कर न मेरा। नीता ने उसे प्यार से डपट दिया। तुझे भी सिर्फ अपनी ही चिंता सता रही है। मैंने नोट किया है कि तुझे अब मेरी याद तभी आती है जब तेरे मियाँ जी टूर पर बाहर गए हुए होते हैं। नीता, अब तू भी बदल गई है। सीमा का गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तू मेरे पीछे पड़ गई है? नीता नाराज होने की बजाय मुस्कुरा उठी। किसी ने भी कुछ नहीं किया है, बस मैं ही बोझ बन गई हूँ सब पर। सीमा रुआंसी हो उठी। तुम्हें कोई बोझ नहीं मानता है जाने मन। किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा है तो मुझे बता। मैं इसी वक्त उस कम अक्ल इंसान को ऐसा डांटूंगी कि वह जिंदगी भर तेरी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। नीता ने उसका हाथ पकड़ा और पलंग पर बैठ गई। किस किस को डांटेगी तू? जब मतलब निकल जाता है तो लोग आंखें फेर लेते हैं। अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार मेरे दोनों भाई और उनकी पत्नियां कर रही हैं, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मैं बेवकूफ़ पता नहीं क्यों आंसू बहाने पर तुली हुई हूँ। सीमा की आंखों से सचमुच आंसू बहने लगे थे। क्या नवीन से कुछ कहा सुनी हो गई है? उसे आजकल अपने बिजनेस के कामों से फुर्सत ही कहाँ है। वह भूल चुका है कि कभी मैंने अपने सहयोगियों के सामने हाथ फैलाकर कर्ज मांगा था उसका बिजनेस शुरू करवाने के लिए।
अगर वह कसूरवार नहीं है तब क्या नीरज ने कुछ कहा है? उसे अपने बेटे के साथ खेलने और पत्नी की जी हुजूरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले बहन की याद उसे तब आती थी जब जेब में पैसे नहीं होते थे। अब इंजीनियर बन जाने के बाद वह खुद तो खूब कमा ही रहा है, उसके सास ससुर भी उसकी जेबें भरते हैं। उसके पास अब अपनी बहन से झगड़ने तक का वक्त नहीं है। अगर दोनों भाइयों ने कुछ गलत नहीं कहा है तो क्या अंजू या निशा ने कोई गुस्ताखी की है? मैं अब अपने ही घर में बोझ हूँ। ऐसा दिखाने के लिए किसी को अपनी जबान से कड़वे या तीखे शब्द निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबके बदले व्यवहार की वजह से आजकल मैं अपने कमरे में बंद होकर खून के आंसू बहाती हूँ। जिन छोटे भाइयों को मैंने अपने दिवंगत पिता की जगह लेकर सहारा दिया, आज उन्होंने मुझे पूरी तरह से भुला दिया है। पूरे घर में किसी को भी ध्यान नहीं है कि मैं आज 32 साल की हो गई हूँ। तू भी तो मेरा जन्मदिन भूल गई। अपने दोनों भाइयों का जीवन संवारते और उनकी घर गृहस्थी बसाते बसाते मैं कितनी अकेली रह गई हूँ। नीता ने उसे गले से लगाया और बड़े अपनेपन से बोली, इंसान से कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि वह अपने किसी बहुत खास का जन्मदिन याद नहीं रख पाता। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। उसके गले से लगे लगे सीमा सुबकती हुई बोली, मेरा घर नहीं बसा। मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रही हूँ नीता। मैं शादी कर लेती तो मेरे दोनों छोटे भाई कभी अच्छी तरह से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। शादी न होने का मुझे कोई दुख नहीं है। अपने दोनों छोटे भाइयों के परिवार का हिस्सा बनकर मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार लूँगी। मैं तो ऐसा ही सोचती थी, लेकिन आजकल मैं खुद को बिल्कुल अलग थलग व अकेला महसूस करती हूँ। कैसे काटूँगी मैं इस घर में अपनी बाकी ज़िंदगी? इतनी दुखी और मायूस मत हो प्लीज़। तूने नवीन और नीरज के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनका बहुत अच्छा फल तुझे मिलेगा। तू देखना। मैं इन सब के साथ घुल मिल कर जीना। बस अब अगर और ज़्यादा आंसू बहाएगी तो घर से बाहर निकलने पर तेरी लाल सूजी आँखें तुझे तमाशा बना देंगी। तू उठकर मुंह धो ले, फिर हम घूमने चलते हैं। नीता ने उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती खड़ा कर दिया। मैं घर वापस जाती हूँ। कहीं घूमने जाने का अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बेकार की बात मत कर। नीता उसे खींचते हुए गुसलखाने के अंदर धकेल आई। जब वह 15 मिनट बाद बाहर आई तो नीता ने उसके एक हाथ में एक नई काली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज वगैरह पकड़ा दिया। हैप्पी बर्थडे, ये तेरा गिफ्ट है जो मैं कुछ दिन पहले खरीद लाई थी। नीता की आंखों में शरारत भरी चमक साफ नजर आ रही थी। अगर तुझे मेरा गिफ्ट खरीदना याद रहा तो मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देना कैसे भूल गई? सीमा की आंखों में उलझन के भाव उभरे। अरे मैं भूली नहीं थी। बात यह है कि आज हम सब तुझे एक के बाद एक सरप्राइज देने के मूड में हैं। इस हम सब में और कौन कौन शामिल है उनके नाम सीक्रेट हैं। अब तू फटाफट तैयार हो जा। ठीक 1 बजे हमें कहीं पहुंचना है। कहाँ? उस जगह का नाम भी सीक्रेट है। सीमा ने काफ़ी जोर डाला पर नीता ने उसे इन सीक्रेट्स के बारे में और कुछ भी नहीं बताया। सीमा को अच्छी तरह से तैयार करने में नीता ने उसकी पूरी सहायता की। फिर वे दोनों नीता की कार से अप्सरा बैंक्वेट हॉल पहुँचे। हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझसे ऐसे सवाल मत पूछ और सरप्राइज का मजा ले। यार, नीता बहुत खुश और उत्तेजित सी नजर आ रही थी। उलझन से भरी सीमा ने जब बैंक्वेट हॉल में कदम रखा तो अपने स्वागत में बजी तालियों की तेज आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। पूरा हॉल हैप्पी बर्थडे के शोर से गूंज उठा। मेहमानों की भीड़ में उसके ऑफिस की खास सहेलियां, नज़दीकी रिश्तेदार और परिचित शामिल थे। उन सब की नज़रों का केंद्र बनकर
वह बहुत खुश होने के साथ साथ शर्मा भी उठी। सबसे आगे खड़े दोनों भाई व भाभियों को देखकर सीमा की आंखों में आंसू झलक आई। अपनी माँ के गले से लगकर उसके मन ने गहरी शांति महसूस की। ये सब क्या है? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसकी डांट को सुनकर नवीन और नीरज हंस पड़े। दोनों भाइयों ने उसका एक एक बाजू पकड़ा और मेहमानों की भीड़ में से गुजरते हुए उसे हॉल के ठीक बीच में ले आई। नवीन ने हाथ हवा में उठाकर सबसे खामोश होने की अपील की। जब सब चुप हो गए तो वह ऊंची आवाज में बोला, सीमा दीदी सुबह से बहुत खफा हैं। ये सोच रही थी कि हम इनके जन्मदिन की तारीख भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आज हम इन्हें बहुत सारे सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज शब्द सुनकर सीमा की नज़रों ने एक तरफ खड़ी नीता को ढूंढ निकाला। उसको दूर से घूंसा दिखाते हुए वह हंस पड़ी। अब ये उसे भली भांति समझ में आ गया था कि नीता भी इस पार्टी को सरप्राइज बनाने की साजिश में उसके घर वालों के साथ मिली हुई थी। नवीन रुका तो नीरज ने सीमा का हाथ प्यार से पकड़कर बोलना शुरू कर दिया। हमारी दीदी ने पापा की आकस्मिक मौत के बाद उनकी जगह संभाली और हम दोनों भाइयों की जिंदगी संवारने के लिए अपनी खुशियाँ व इच्छाएँ सब भूल गईं, लेकिन हम इनके एहसानों व कुर्बानियों को नहीं भूले हैं। नवीन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। कभी ऐसा वक्त था जब पैसे की तंगी के चलते हमारी आदरणीय दीदी को हमारे सुखद भविष्य की खातिर अपने मन को मारकर जीना पड़ रहा था। आज दीदी के कारण हमारे पास बहुत कुछ है और अपनी आज की सुख समृद्धि को अब हम अपनी दीदी के साथ बांटेंगे। मैंने अपना राजनगर वाला फ्लैट दीदी के नाम कर दिया है। ऊंची आवाज में ये घोषणा करते हुए नवीन ने रजिस्ट्री के कागजों का लिफाफा सीमा के हाथ में पकड़ा दिया। और ये दीदी की नई कार की चाबी है। दीदी को उनके जन्मदिन का ये जगमगाता हुआ उपहार निशा और मेरी तरफ से, और ये 2 लाख रुपए का चेक फ्लैट की ज़रूरत व सुख सुविधा की चीज़ें खरीदने के लिए, और ये 2 लाख का चेक दीदी को अपनी व्यक्तिगत खरीदारी करने के लिए, और ये 5 लाख का चेक हम सब की तरफ से बारात की आव भगत के लिए। अब आप लोग ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि दीदी की शादी कहीं पक्की होने की कोई खबर है नहीं और यहाँ बारात के स्वागत की बातें हो रही हैं। तो आप सब लोग हमारी एक निवेदन ध्यान से सुन लें। अपनी दीदी का घर इसी साल बसवाने का संकल्प लिया है। हम दोनों भाइयों ने हमारे इस संकल्प को पूरा कराने में आप सब दिल से पूरा सहयोग करें प्लीज़। बहुत भावुक नजर आ रहे नवीन और नीरज ने जब एक साथ झुककर सीमा के पैर छुए तो पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। सीमा की माँ अपनी दोनों बहुओं व पोतों के साथ उनके पास आ गई। अब पूरा परिवार एक दूसरे का मजबूत सहारा बनकर एक साथ खड़ा हुआ था। सभी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बहुत दिनों से चली आ रही सीमा के मन की व्याकुलता गायब हो गई। अपने दोनों छोटे भाइयों के बीच खड़ी वह इस वक्त अपने सुखद सुरक्षित भविष्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।